हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास के इस नए वीडियो में। प्यारे साथियों, कल हम क्या पढ़े थे? कल हम पढ़े थे कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की गणना कैसे की जाती है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो क्षेत्र की गणना करते हैं वह दो तरह से होती है। पहला होता है अक्ष पर, यानी इस वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, और निरक्ष पर। तो कल हम क्या पढ़े थे कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर जो क्या निकल के आया था, अक्ष पर आया था 2kPa/r³। सामने है भी हमारा क्या यहाँ पे है, एच पर निकल के आएगा 2kP/r³ आएगा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि इसके निरक्ष पे ये अक्ष होता है और ये क्या होता है, निरक्ष होता है। तो निरक्ष पे कितना निकल के आएगा, यहाँ हमने राइट किया, निरक्ष पे आना चाहिए kP/r³ आएगा। इसकी गणना हम आज करेंगे। तो आइए फटाफट हेडिंग लगाते हैं, इसको रफ करते हैं। ये वीडियो हम इसको अपलोड कर चुके हैं, आप लोग नहीं देखे हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जाकर देख लीजिएगा। लिंक में आपके इस चैप्टर का पूरा वीडियो साथ और जितने पार्ट्स हैं सारे पार्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। सब जगह करके देखिएगा ताकि ये टॉपिक और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आए। ठीक है, तो आइए इसको रिलीज करते हैं और डालते हैं हेडिंग कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की गणना आज हम करेंगे। ओके, चलिए करते हैं इसको। चलिए देखिए ध्यान से। तो आज का क्या हमारा कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की गणना कैसे करना है और गणना करने के लिए कौन से फार्मूला यूज करना है। बेटा अब इस फार्मूला का हम निगमन करेंगे। तो एक बात करिए, इस टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने के लिए हमको कुछ पॉइंट्स है जिसको जान लेते हैं। जैसे पहला ये है कि द्विध्रुव क्या होता है, आपको अच्छे से पता ही है, फिर भी और समझ जाते हैं कि अगर कोई दो समान परिमाण का आवेश, यानी कोई दो समान परस्पर समान आवेश का, यानी दो समान आवेश का परंतु विपरीत आवेश प्लस हो और एक क्या हो माइनस हो, एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर रखा हो। न्यूनतम दूरी पर रखा जाए तो जो निकाय तैयार होता है इससे क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, द्विध्रुव क्यों कहते हैं, क्योंकि दो ध्रुव है इसलिए द्विध्रुव कहते हैं। ठीक, और एक बात और, कल हम इसके बीच की दूरी माने थे 2a, वो क्यों माने, अगर पहला वीडियो देखेंगे तो आप अच्छे समझ जाएंगे। राइट, तो इनके बीच की दूरी क्या है, 2a माना था। राइट, जब ये 2a है ये हमारा a होगा और ये हमारा यानी यहाँ से यहाँ तक ये भी a और ये हमारा a होगा। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए, तो कल हम क्या पढ़ते हैं, इसके अक्ष पर, यहाँ ये क्या होता है, अक्ष होता है और अक्ष पर अगर कोई बिंदु P हम लें, इस बिंदु P पे जो वैद्युत क्षेत्र E आएगा वो कितना निकल के आता है भाई, E बराबर 2kP/r³, ये निकल करके कल आया था। यहाँ तक कंप्लीट है। उसके बाद इस वैद्युत द्विध्रुव का जो हमने द्विध्रुव आघूर्ण निकाला था, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या निकल के आया था भाई, इस दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश ले लीजिए और गुणा कर दीजिए इन दोनों के बीच की दूरी के 2a, तो निकल के आ जाएगा P बराबर 2qa। ये हमारा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। कल के वीडियो में अच्छे से मेंशन किए हैं, उसके एक और वीडियो से पहले अपलोड किए थे 5 मिनट का, उसमें भी इसका हमने मेंशन किया था। ठीक, चलिए यहाँ तक सही है। अच्छा, ये हो गया। एक बात और ध्यान दीजिए कि किसी भी बिंदु आवेश, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, पहला ये टॉपिक था जो हमको जरूरत पड़ेगी। और एक चीज क्या है कि अगर कोई प्लस आवेश हो, प्लस आवेश से हमको पता किसी आवेश के चार तरफ वैद्युत क्षेत्र होते हैं। राइट, तो इस प्लस का जो वैद्युत क्षेत्र होगा, इस प्लस से हमेशा दूर की तरफ होता है, प्लस से दूर होता है क्या भाई, वैद्युत क्षेत्र। अगर हम किसी आवेश को, चाहे प्लस आवेश हो चाहे माइनस आवेश हो, उसके चारों तरफ हमको पता है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं। ठीक, तो कैसा होता है, अगर कोई प्लस आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से हमेशा दूर जाती हैं, अगर कोई माइनस का आवेश है तो हमेशा पर जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो सदैव माइनस की ओर आएंगी। मतलब कि साफ है, अगर एक प्लस आवेश है और एक माइनस आवेश है तो इनकी क्षेत्र रेखाएं होंगी प्लस से माइनस की ओर। तो क्या देख रहे हैं, प्लस से दूर जा रहा है माइनस की ओर जा रहा है, मतलब कि प्लस से दूर तथा माइनस की तरफ। राइट, ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप दिमाग में फिट रखिएगा। इन तीनों की जरूरत पड़ेगी किसके लिए, हम वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर जब वैद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। ठीक, चलिए यहाँ तक कंप्लीट है। अब हम क्या करते हैं, फटाफट इसके लिए चित्र बनाते हैं। ये बहुत जरूरी है, चित्र को बहुत अच्छे समझेंगे। काम करते हैं, इनको साइड बनाते हैं, साइड में, क्योंकि ये सब कॉमन चीज है, रखते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट था, इसको इस साइड में लिखते हैं। ठीक है, और होता है। ठीक है, चलिए ये 3 पॉइंट रखना है। अब हम क्या करते हैं, वैद्युत ध्रुव का जो निरक्ष वाला चित्र है उसको बनाते हैं। बहुत ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम द्विध्रुव लेते हैं। देखिए ये हमारा कोई द्विध्रुव है। ठीक,
इधर हमारा प्लस आवेश है और इधर हमारा क्या है, माइनस आवेश है। ठीक, अच्छा ये हमारा इसका क्या हो गया, मूल मध्य बिंदु हो गया। यहाँ पे हो गया 2a, क्योंकि ये दूरी a है, ये भी a है, पूरा दूरी हमारा इस पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा दूरी कितना है, 2a, ये a और ये भी a, सही है। अब हम क्या करेंगे, इसका निरक्ष खींचेंगे। तो यहाँ आते हैं निरक्ष, एकदम सीधा, सही है भाई, ये पूरा 2a दूरी है, राइट। चलिए अब आगे ध्यान दीजिए, कल हमने क्या किया था कि इस वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर एक बिंदु P लिया था और इसी बिंदु P पर हमने वैद्युत क्षेत्र की गणना किया था। उसी प्रकार से निरक्ष पर भी हम क्या लेंगे, एक बिंदु P लेंगे। ठीक, एक बिंदु P लेंगे और हमने कल क्या कहा था कि जो भी बिंदु P लिया था वह इस द्विध्रुव के मूल बिंदु से यानी मध्य बिंदु से हमने इसकी दूरी लिया था, r माना था। उसी प्रकार से यहाँ पर भी निरक्ष पे हम जो बिंदु P लिए हैं वह इस वैद्युत ध्रुव से कितना दूर है, ये दूरी हम मान लेते हैं, यहाँ पर भी r मानते हैं। यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी कितना है, r। ठीक है, चलिए इतना होने के बाद एक टॉपिक याद आ रहा है जो हम भूल गए हैं, क्या, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और वह पॉइंट नंबर 4 है। क्या भाई, ध्यान देखिए कि अगर कोई बिंदु आवेश हो, कोई बिंदु आवेश हो, तो इस बिंदु आवेश से r दूरी पर अगर हमको वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी हो तो क्या होता है, E बराबर KQ बट्टा जो भी दूरी है उस दूरी का स्क्वायर, ये निकल के आता है। अर्थात फिर से लीजिए कि अगर कोई बिंदु आवेश हो, इस बिंदु आवेश से r दूरी पे अगर किसी बिंदु पे हमको वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी हो तो वैद्युत क्षेत्र E का मान क्या आता है, KQ बट्टा इसके बीच जो भी दूरी हो उस दूरी का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। एक बार इसको और अच्छे समझते हैं। मान लीजिए कोई बिंदु आवेश है और हमको पता है किसी बिंदु आवेश के चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र होता है, वो भी एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है। किसी भी बिंदु पे निकालेंगे, किसी बिंदु पे निकालेंगे, हर जगह समान आएगा। तो मान लीजिए हमने इस बिंदु पर इसका नाम P लिखा या इसकी दूरी हमने क्या माना, r दूरी माना, परम आवश्यक है, हमने इसकी दूरी r मान लिया। क्या मान लिया, r मान लिया। तो इस दूरी पे वैद्युत क्षेत्र जो निकालेंगे वह कितना आएगा, वो आएगा KQ बट्टा r का स्क्वायर। बात समझ आ गया, यानी ये फॉर्मूला सेम रहा हर जगह, चाहे यहाँ निकालिए r दूरी पे, हाँ ये दूरी पे डिपेंड करेगा कि दूरी अगर अधिक है कम बेसी है तो क्षेत्र अलग अलग आएगा, लेकिन फार्मूला हर जगह पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर हो गया, यानी फिर से देख लीजिए, बहुत सिंपल है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोई बिंदु अगर आवेश है, इस आवेश पे अगर r दूरी पे अगर हमको वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो आराम से कहेंगे कि क्यों बटे जो भी दूरी है उस दूरी का वर्ग करते हैं, तो आता है E बराबर KQ बट्टा r का स्क्वायर। उसी प्रकार से जो बिंदु हमने लिया है देखेंगे ये इस आवेश से और इस आवेश से कितना दूर है, क्योंकि यहाँ पे दो दो आवेश है, तो इसके कारण यहाँ पे क्षेत्र लिखेंगे, फिर इस कारण से क्षेत्र देखेंगे। तो पहले क्षेत्र निकालने से पहले हमको दूरी चाहिए ना, तो पहले देखेंगे इस आवेश से यानी प्लस आवेश से P कितना दूर है, माइनस आवेश से बिंदु कितनी दूर है, ये दूरी निकालते हैं। दूरी निकालने के लिए पहले इसको मिलाते हैं, मिला दिया जाए। चलिए मिल गया। अच्छा फिर यहाँ से मिला देते हैं, कहानी कंप्लीट है। अब हम क्या करेंगे, ये दूरी निकालना है। ये दूरी कैसे निकालेंगे, कोई तरीका है, कुछ याद करिए। जब बचपन में आप पढ़े थे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लगता है, समकोण त्रिभुज में। यहाँ देख रहे हैं ये लंब है, ये हमारा त्रिभुज बन रहा है। अगर नाम दे दें इसका A, इसका B, इसका C, ये समकोण त्रिभुज बनेगा। तो समकोण त्रिभुज में हमारा क्या है, कर्ण बनता है, और ये हमारा क्या है, लंब है, और ये हमारा क्या है, आधार है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकल के आता है, कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बटा बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद है। चलिए तो कर्ण हमको निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर करेंगे, कर्ण का स्क्वायर करेंगे। लंब कितना है, लंब हमारा r है, तो r का स्क्वायर, आधार हमारा a है, तो a का स्क्वायर। अगर इसका भेजेंगे तो क्या बनेगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर अंडर रूट में आ जाएगा r का स्क्वायर धन a का स्क्वायर। ठीक, यानी कर्ण का मान हमारा निकल गया। तो आराम से रखते हैं, इसका मान क्या आएगा, आएगा r का स्क्वायर धन a का स्क्वायर। जितना दूरी यह है उतना ही दूरी ये भी आएगा, क्योंकि इसमें भी a और r है, यहाँ पर भी r और a है, ये r है, यहाँ भी निकल के आएगा हमारा कितना,
आर का स्क्वायर धन ए का स्क्वायर। बात सही है। चलिए अब दूरी निकल गया। दूरी निकलने के बाद हम क्या निकालेंगे, इस प्लस आवेश कारण इस बिंदु P पे जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वह किधर होगी वह देखते हैं। हमको पता है कि किसी प्लस आवेश से, यहाँ पे पॉइंट नंबर दूसरा, कि प्लस आवेश से वैद्युत क्षेत्र उससे दूर होती है। तो खुद देखिए ना, ये प्लस है, इस बिंदु पे इसका जो क्षेत्र होगा वो इससे दूर होगा, यानी इधर होगा। सही है। आई होप आपको दिख रहा होगा। यानी जो होगा क्या होगा, प्लस से दूर होगा। अच्छा, ये कौन सा आवेश है, माइनस का आवेश है, तो इसका जो वैद्युत क्षेत्र होगा इसलिए वो माइनस की ओर होगा। माइनस में माइनस की ओर, यानी इसका जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो माइनस की ओर होगा। यानी इसका जो भी आएगा वह इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा। यहाँ तक कहानी कंप्लीट है। चलिए अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं कि अब हम इसका एक घटक करते हैं, इसको दो भाग में बांटते हैं। ये जो हमने चिन्ह खींचा, ये क्या किए हैं, ये हम इस रेखा के समांतर खींचते हैं। यदि खींचने से क्या बन गया, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ जो कोण बन रहा है वह क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। और एक बात और, अगर ये थीटा है तो ये भी हमारा थीटा बनेगा। अगर सर से ऊपर जा रहा कोई दिक्कत नहीं है, अभी फिर से समझाएंगे आपको। ये सब क्यों कर रहे हैं, निरक्ष पे गणना करने के लिए कर रहे हैं, इसी की वजह से निकालना है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे कोई कोण छोड़ने लिए थे, लेकिन ये निरक्ष है, यहाँ कोण आपको देखना पड़ेगा। चलिए हमने कहा बना, अरे थीटा, ये क्यों होगा, जो मैथ वाले बच्चे होंगे अच्छे समझ जाएंगे कि अगर दो समांतर रेखाएं हैं, एक रेखा काट रही है, यह कोण बराबर होगा इस कोण को, इसको बोलते हैं संगत कोण। ध्यान दीजिए, ये समांतर है, समांतर रेखा है, ये जो कोण है वह इस कोण के बराबर क्या होगा, संगत कोण। कहानी कंप्लीट। चलिए अब हम क्या करते हैं, आप लोगों ने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़े होंगे, सदिश। क्या पढ़ेंगे, सदिश वेक्टर पढ़े होंगे। उसमें हमने क्या पढ़ा होगा, ध्यान देखिए। ये चौथा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो क्या है कि अगर कोई हमारा सदिश हो, ये कोई वेक्टर सदिश ए है, ठीक, और इसके इस साइड हमारा थीटा है, तो थीटा के सदिश अगर हम कोई घटक निकालते हैं, इसका मान क्या होगा, थीटा की तरफ निकालेंगे तो थीटा ए कॉस, क्या होता है, ए कॉस थीटा। अगर थीटा का अपोजिट इधर निकालेंगे इसका मान आएगा ए साइन थीटा। ये वीडियो में दिख रहा है भाई, दिख रहा है। तो आप लोगों ने 11th के चैप्टर में क्या पढ़ा होगा, सदिश हमने पढ़ा होगा, सदिश निरूपण, उसमें आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई हमारा सदिश ए है तो इस तरफ अगर थीटा है तो थीटा की तरफ जो भी हम घटक निकालेंगे इसका, तो निकल के आएगा ए कॉस थीटा, यानी इधर निकालेंगे। और उल्टा थीटा के विपरीत निकालते हैं तो इसका कितना आएगा, ए साइन थीटा। राइट है। उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, ध्यान देखिए, इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए, तो अब हम क्या करते हैं कि ये थीटा है ना, तो थीटा के अगर तरफ निकालेंगे, और हाँ ये क्या है, ये किसका क्षेत्रफल सदिश है, सॉरी, हाँ ये किसका वैद्युत क्षेत्र सदिश है भाई, प्लस क्यों का। ये जो वैद्युत क्षेत्र है ई प्लस क्यों, ई प्लस क्यों, और ये जो है ये माइनस क्यों निर्भर करता है, यानी इसका जो वैद्युत क्षेत्र होगा वह ई माइनस क्यों होगा। ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब थीटा की तरफ अगर इसका घटक निकालेंगे तो ये ई क्यों आएगा, यानी ई प्लस क्यों, और थीटा को क्या लेंगे, कॉस थीटा। ठीक। अगर इसके अपोजिट इसका निकालेंगे, इसका आएगा ई प्लस क्यों, क्या, साइन थीटा। सही है। अच्छा, अब देखिए यहाँ तो इसका हो गया। अब हम इसका निकालते हैं तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम थीटा की तरफ जाएंगे तो निकल के आएगा क्या, ये माइनस क्यों है ना, तो इसका निकालेंगे, इस सदिश घटक से अगर इसका घटक निकालेंगे तो आएगा ई माइनस क्यों कॉस थीटा, क्योंकि थीटा की तरफ है तो कॉस आएगा। थीटा के अपोजिट इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, साइन आएगा, यानी इसका निकल के आएगा क्या, ई माइनस क्यों साइन थीटा। ठीक है। अब देखिए ध्यान से कि
ये भी साइन थीटा ही साइन थीटा, ये तो परिमाण में समान है, माइनस प्लस से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि परिमाण मान समान है। तो ये भी ई साइन थीटा है, ये भी साइन थीटा है, एक दूसरे के विपरीत है, एक ऊपर है एक नीचे है, ये एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए एक दूसरे को कर देंगे निरस्त कर देंगे। और ये दोनों एक ही दिशा में होना तो आपस में जुड़ जाएगा। तो जुड़ने से क्या बनेगा, इसको रफ करते हैं तब लिखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, तो इस आवेश कारण विद्युत क्षेत्र हमारा ये निकल के आया और इससे कारण ये निकल के गया। अब दोनों का नेट निकाले हैं तो दोनों को जोड़ देंगे कि दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए हम इसको जोड़ देंगे। तो भाई ध्यान से देखिएगा, तो कहेंगे क्या कि ई नेट यानी विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो कुल निकालेंगे तो लिखेंगे नेट, ई नेट बराबर निकल के आएगा, दोनों को जोड़ देंगे। कौन कौन, ई प्लस क्यू एंड कॉस थीटा धन यहाँ पे क्या निकालेंगे, ई माइनस क्यू कॉस थीटा, जोड़ दिए। चलिए अब बात अगर तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इस ई क्यू का और इस माइनस क्यू का मान निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, हमको पता है कि अगर डाटा कर दिया जाए, देखिए ध्यान से, यानी जैसा कहिए विस्तार से करते हैं, विस्तार से करते हैं, समीकरण मान लिए। तो अब हमको यानी इस प्लस क्यू कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, ये फॉर्मूला ध्यान दीजिए कि अगर किसी बिंदु आवेश से r दूरी पे, यहाँ ये दूरी है, इतनी दूरी पे वैद्युत क्षेत्र E आता है, वो आता है KQ बट्टा R का स्क्वायर। तो हम भी निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे E, या साइड में रखते हैं, E प्लस क्यू कारण जो हम निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र, तो इस प्लस आवेश कारण इस बिंदु P पे जो वैद्युत क्षेत्र होगा क्या निकल के आता है, KQ बट्टा दूरी का स्क्वायर। दूरी कितना है, दूरी यही है, यानी अंडर रूट में R का स्क्वायर धन A का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये दूरी है, बाहर क्या होता है, बाहर स्क्वायर होता है, बाहर स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर से रूट कट गया तो निकल के कितना आया, KQ बट्टा क्या R का स्क्वायर धन A का स्क्वायर। सही है, समीकरण नंबर 2 मानते हैं। उसके बाद से माइनस आवेश कारण इस बिंदु पे कितना क्षेत्र होगा, ध्यान से देखिए, आएगा माइनस क्यू के कारण आएगा कि क्यू बट्टा दूरी, यहाँ भी वही दूरी है, निकल के आएगा अंडर रूट में R का स्क्वायर धन A का स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ भी स्क्वायर से कट जाएगा तो क्या निकलेगा कि क्यू बट्टा क्या R का स्क्वायर धन A का स्क्वायर। बस में आया। अब देखेंगे समीकरण नंबर 3 से, तो कहेंगे चूंकि समीकरण 1 व 2 से आप क्या देखेंगे कि दोनों का मान समान है, यानी आपस दोनों क्या है, यानी E प्लस क्यू बराबर है E माइनस क्यू। सही है, दोनों का मान क्या है, बराबर है। तब एक काम करते हैं, दोनों का मान यहाँ पर रखते हैं, कहेंगे इस समीकरण 1, 2 व 3 से क्या, समीकरण 1 में 2, 3 का मान रखा जाए तो निकल के आएगा ई नेट। क्या आएगा भाई, ई नेट बराबर आएगा इस प्लस ई क्यू का मान कितना भैया, यहाँ पे है, क्या आया है कि क्यू बट्टा R का स्क्वायर धन A का स्क्वायर आया, कोष्टक में लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा प्लस इसका भी मान क्या है, वही है, यानी आया है कि क्यू बट्टा R का स्क्वायर धन A का स्क्वायर और क्या है, कॉस थीटा। ये दोनों सेम है, एक और एक जुड़ जाएगा तो एक और एक 2 आ जाएगा, यानी आएगा ई नेट बराबर 2 के क्यू। हर बराबर है तो दोनों जुड़ जाएगा, एक और एक 2 के क्यू इंटू कॉस थीटा बट्टे कितना, R का स्क्वायर धन A का स्क्वायर। सही है। अब हम क्या करते हैं, कॉस थीटा का मान निकालते हैं। तो ध्यान दीजिए, थीटा यही ना, यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे। तो आप याद करिए क्लास 9th का वो भरी रात जब हमने आपको पढ़ाया था, या आपने कहीं और पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कॉस थीटा निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वह क्या होता है, वह होता है कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कण। याद आ रहा है, आधार बट्टा कण,
इसलिए कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, पढ़ लीजिए, बचपन हो चाहे बड़ा हो, शब्द हमेशा जब जो क्लास हो उस क्लास में बेहतरीन पढ़िए, क्योंकि कोई भी क्लास मिस नहीं होता है। परीक्षा खत्म तो सब खत्म, ऐसा नहीं होता है। जो बचपन में पढ़ेंगे वो आगे चल करके बड़े क्लास में काम आता है। बात समझ आ रही है? ये हम तो किसका पढ़े थे, 9 में पढ़े थे, या शायद आप लोग 10 में पढ़े हो, लेकिन देखिए 12 में काम आ रहा है। इसलिए आपके जितने भी छोटे भाई बहन हैं उन्हें सजेशन दीजिए कि बेटा जिस क्लास में हो उसको मेहनत से पढ़ो, ठीक है। देखिए तो यहाँ देखते हैं, तो आधार हमारा कितना है, आधार हमारा ए है, और कण कितना है, कण हमारा ये पॉइंट है, यानी अंडर रूट में ए का स्क्वायर धन आर का स्क्वायर। तो काश थीटा का मान ये निकल के आ गया, तो रखा जाए तो आएगा ई नेट, ई नेट बराबर क्या आएगा, 2 बट्टा आर का स्क्वायर धन ए का स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा कॉस थीटा का मान रख दीजिए, क्या आया है ए बट्टा अंडर रूट में। एक काम करते हैं, ये अंडर रूट में है ना, इसको ऐसे कर सकते हैं, एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर कहीं मान लीजिए अंडर रूट में यक्स है, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, यानी यक्स पावर 1/2, यानी अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है। तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो ए बट्टा लिख सकते हैं, क्या ये ए का स्क्वायर 4 का है, ठीक है, वही है, यानी क्या हमारा आर ना, आर का स्क्वायर धन ए का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, रखेंगे आएगा क्या, आर का स्क्वायर धन ए का स्क्वायर। हाँ, क्योंकि अंडर रूट है तो अंडर रूट की जगह 1/2 ये मान रखते हैं, आसान रहेगा, ठीक है, और बहुत छोटे में हो जाएगा। तो रखते हैं कॉस थीटा का मान आएगा कोष्टक में आर स्क्वायर धन ए स्क्वायर का 1/2, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, आगे बढ़ाते हैं, तो ई नेट बराबर निकल के आएगा 2 इंटू ए बट्टा, ये बताइए इस पे घात कितना है, 1 है, ऊपर कितना रहता है 1, यहाँ 1/2, तो इसके अंदर सेम है तो घात जुड़ जाएगा, तो 1 में 1/2 जोड़ेंगे, 1 में 1/2 जोड़ेंगे, 2 1 का नाम 2, 2 1 3/2, निकल के आएगा आर का स्क्वायर धन ए का स्क्वायर, यानी 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो आएगा 3/2। यहाँ तक कार्य कंप्लीट है। अब आगे बढ़ाते हैं, अब आगे क्या बढ़ाते हैं, ध्यान देखिए, ई नेट बराबर, यहाँ देखिए ये के को बाहर कर लीजिए, इसको अंदर ले जाइए, तो आएगा 2 इंटू क्यू ए, यानी 2 बट्टा निकल के आएगा क्या, आर स्क्वायर धन ए का स्क्वायर पावर 3/2। यहाँ तक सही है? अच्छा, ये दिख रहा है भाई, एकदम स्पष्ट दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट है। अब हमें कुछ याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है, ये किसका मान है, ये ध्यान दीजिए 2k या 2qa वैद्युत द्विध्रुव, यानी यहाँ वैद्युत ध्रुव का मान P बराबर 2qa, तो P 2qa की हम क्या रखते हैं P, यहाँ हो जाएगा P, तो निकल के क्या आएगा, ध्यान देखिए, यहाँ से हम आगे बढ़ाते हैं कहानी को, निकल के आएगा ई नेट बराबर आएगा k आएगा, और ये P हो जाएगा, बट्टे निकल के आएगा आर स्क्वायर धन ए स्क्वायर पावर 3/2। अब देखिए, अगर हम r का मान बहुत बढ़ाएंगे तो a का मान बहुत छोटा होगा, जब बहुत छोटा होगा तो ऐसे केस में हम क्या मानेंगे, a को नेवर मानेंगे। कब, भाई स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, हम छोड़ा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए हाँ, आते हैं तो आपको पता होगा कि अगर r को है बहुत बड़ा है किसी a से, ऐसे केस में जो a होगा वो क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, यानी 9 के बराबर हो जाएगा, ठीक, यानी ए हमारा खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ई नेट, क्या निकल आएगा, ई नेट बराबर आएगा KP बट्टा ये खत्म, तो बचेगा आर पे स्क्वायर आग गुड़े क्या है 3/2 है, 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, तो निकल के क्या आएगा KP बट्टा आर पे क्यूब। कुछ याद आ रहा है भाई, यही तो हमको लाना था, हम बढ़िया से लिखते हैं। तो ई नेट मतलब कुल निकला है, किस पे निकला, निरक्ष पे निकला है, तो आराम से लिख देते हैं निरक्ष पर बराबर क्या आया, KP बट्टा आर का क्यूब। बात समझ में आई? ध्यान से देखिए, यही तो हमको लाना था। ये यहाँ पे निरक्ष नहीं था क्या, चलिए हमने कल बताया भी था आपको, इस वीडियो के स्टार्टिंग में जो कल वाला चैप्टर पढ़ाया था वह यहाँ पे इरेज नहीं किए थे, रखा था हमने, वहां पे देखिए थे, यहाँ लिखे थे साइड में कि ई बराबर आएगा क्या, आया होगा KP बट्टा आर का क्यूब।
बस यहाँ ये निरक्ष पे था और ये अक्ष पे था। यहाँ तक कहानी कंप्लीट है। चलिए अब आप लोग इसको फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में बोर्ड में क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से पूछता है। क्या पूछता है कि वैद्युत द्विध्रुवीकरण जो अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र आता है वह निरक्ष के वैद्युत क्षेत्र का दुगना होता है। इस बात को सिद्ध करना है। तो आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए, तो रफ करते हैं, फिर इसको समझाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी में उसको भी समझा देते हैं। इस वाले पोजीशन को रीच करते हैं, क्योंकि नॉर्मल था, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए अगर इसका लेना चाहें तो। ये तो बहुत बेसिक चीज है भाई। इसको आते हैं, यही समझाते हैं कि जो हमारा अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र आता है वह निरक्ष के वैद्युत क्षेत्र से दुगना होता है। आइए इसको लगाते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, तो क्या लिखा भाई कि सिद्ध कीजिए कि वैद्युत ध्रुव के अक्ष पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वह निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र के दुगना होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। हमको पता है कि अक्ष पर अक्ष पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो कितना है, 2 kp बट्टा r का क्यूब, इतना है ना। अब हम क्या देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं कि ई अक्ष पर निकल कर रहा है 2 हो गया। अब अच्छे से देखिए ध्यान से, ये हमारा किसका मान है, kp बट्टा आर स्क्वायर, kp बट्टा आर क्यूब, सॉरी आर क्यूब किसका है, निरक्ष का। तो आराम से 2 करके इसकी जान लेते हैं क्या, ई निरक्ष, क्या लिखेंगे, ई निरक्ष। बस इतनी सी बात था, निकल के हमारा आ गया। आपने क्या नोटिस किया, जो हमारा वैद्युत क्षेत्र अक्ष पे है वह निरक्ष के दुगने के बराबर होता है। यही हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में आता है। ठीक है, अब आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको हम रिवीजन करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, फटाफट रिवीजन करते हैं। पहले हमने क्या किया, कल हम वैद्युत ध्रुव के अक्ष पे निकाला था। अब हम क्या निकालेंगे, निरक्ष पे। हमको पता है इस अक्ष पे है जो निरक्ष पे हो, जिस बिंदु पे निकालना है उस बिंदु को हम P मानेंगे और इस वैद्युत ध्रुव के उस बिंदु तक दूरी निकालते हैं। यहाँ हमने बिंदु यहाँ पे निरक्ष पे लिया, तो हमने क्या किया, इस अक्ष से इस ध्रुव से कितना दूर है, तो r दूरी मान लिया। ठीक, उसके बाद हमको क्या पता है, ये तो ठीक है, इस बिंदु पे हमको इस आवेश से इस ध्रुव से r दूरी पे हमको क्षेत्र निकालना है। तो किसके कारण निकालना है, इस प्लस आवेश कारण और इस माइनस आवेश कारण। तो हमको पता है कि अगर किसी भी बिंदु आवेश से r दूरी पे क्षेत्र निकालना है तो हमको सबसे पहले इनके बीच की दूरी चाहिए। तो हमने भी क्या किया, इनके बीच की दूरी निकाला पाइथागोरस प्रमेय से, राइट। जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, ये हमने सामने आपको लगाया भी है। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, अब इस बिंदु आवेश कारण इस बिंदु पर इसका वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, दिशा निकालेंगे। तो इसका प्लस आवेश है, तो प्लस से वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, प्लस से दूर होती है। इस आवेश कारण इस बिंदु पे इससे दूर होगा, यानी ये हो गया। तो उसके बाद ये माइनस क्यों है, तो माइनस आवेश से क्या होता है, हमेशा माइनस की ओर होता है। तो इस बिंदु आवेश माइनस क्यों कारण इस बिंदु पर जो क्षेत्रफल दिशा होगी, क्षेत्र की दिशा होगी, वो इसकी तरफ होगी। कंप्लीट। उसके बाद हम इसका घटक किए हैं, घटक करने से इसके समांतर घटक किया है, निकल के आया, अगर इसको हम थीटा मानते हैं ये भी थीटा होगा और ये थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, संगत कोण है। ठीक, चलिए अब क्या करते हैं, क्या कंप्लीट। अब हमको क्या पता है, ये पॉइंट जो अच्छा 11 पढ़ाया गया होगा, सदिश निरूपण पढ़ा होगा, उसमें क्या था, सदिश वाले वेक्टर में कि अगर थीटा की तरफ लेते हैं तो जो भी घटक आएगा वो कॉस में आएगा, अगर थीटा के विपरीत लेते हैं जो आएगा वो क्या आएगा, साइन आएगा। तो इसका हमने ई प्लस क्यों निकाला थीटा की तरफ, तो ई प्लस क्यों कॉस आया, और विपरीत निकाला तो ई क्यों साइन आया। उसी प्रकार से ये जो क्षेत्रफल, ये जो हमारा सदिश घटक है, इसकी वजह से हम थीटा की तरफ निकाला तो ई माइनस क्यों कॉस आया, इसके विपरीत निकाला तो ई साइन आया। ये दोनों हमारा विपरीत है और बराबर है, तो कट के निरस्त हो गया। और ये दोनों एक दिशा में, दोनों को हम जोड़ लिए हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे, इसके कारण भी है और इसका कारण भी है, तब दोनों जोड़ने से हमारा क्या आएगा, नेट आएगा। तो ई नेट बराबर दोनों को हमने जोड़ लिया। अच्छा, जोड़ लिया। अब हमको क्या पता है कि हमको तो पता ही नहीं है कि इस कारण वैद्युत क्षेत्र है कितना, तो हमको वैद्युत क्षेत्र का मान चाहिए। तो फटाफट इस फार्मूले से हमने निकाला कि किसी बिंदु आवेश से यार जो वैद्युत क्षेत्र होता है वह के क्यू बटे आर स्क्वायर होता है। हमने भी क्या किया, इस प्लस क्यू के कारण जो भी वैद्युत क्षेत्र आएगा उसका मान क्या आएगा, के क्यू बटा दूरी का स्क्वायर, दूरी कितना है, ये है, इसका हमने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर से कट गया, आराम से मान बच गया, समीकरण नंबर 2 मान लिया। उसी प्रकार इसके वजह से हम निकालेंगे, तो बहुत सिंपल है, इस तरह निकालेंगे, यार दूरी पे 2 होगा, के क्यू बटा दूरी का स्क्वायर, दूरी हमारा यही है, आराम से कर दिया, स्क्वायर से कट गया, तो के क्यू बटे ये हमारा आ गया, समीकरण नंबर 2 हो गया, राइट।
चलिए अब क्या करेंगे, समीकरण 1 2 3 से, हाँ नोटिस किया क्या कि समीकरण 2 और 3 से यहाँ लिखा है क्या, जितना मान इसका है उतना ही मान इसका भी है, दोनों का मान आपस में क्या है, बराबर है। चलिए अब समीकरण 1 2 3 से हमने क्या किया, ई क्यू और ई माइनस क्यू दोनों का मान इसमें रख दिया, ये उतर गया, तो ई प्लस क्यू का मान रख दिया, ये कॉस्ट कर गया प्लस कर गया, इसका मान यही है उतर गया, दोनों सेम है, तो एक और एक मिलकर 2 हो गया, 2 की का सीटा बटे दूरी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, धीरे से उतार लिया और 2 की उतर गया, कॉस थीटा का मान निकाला, यहाँ पे हमने कॉस थीटा का मान निकाला आधार बटे कण करके, आधार हमारा ए है, कण हमारा ये है, राइट। उसके बाद से हाँ ये अंडरवुड है, तो अंडरवुड का मान 1/2 होता है। अब इस मान को यानी कॉस थीटा का मान जो निकल गया, इस मान को यहाँ पे हमने रख दिया, कंप्लीट। चलिए अब करेंगे 2 क्यों के क्यों ए, एक पास हो गया, इस पे 1 है, इस पे 1/2 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 1 2 और 1 3/2 आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 2 क्यों ए एक पास कर दिए, के को बाहर कर दिए, यानी के को बाहर कर दिए, 2 को क्यों को और ए को एक पास कर दिए और नीचे ये हमारा उतर गया। अब ये किसका मान है, ये वैद्युत द्विध्रुव का मान है, P बराबर के क्यों 2 क्यों ए, तो 2 क्यों जब हमने P रख दिया तो हमने यहाँ पर भी क्या रख दिया, P रख दिया, तो KP बटे E आ गया। तो हमको क्या पता है, अगर हमारा R बहुत दूर होगा, बिंदु बहुत दूर होगा, ऐसे में बहुत छोटा होगा, जब बहुत छोटा होगा तो ए को हम क्या मानेंगे, नगर मान लिए। अगर R बहुत बड़ा है ए से, तो ये हमारा नगर यानी खत्म हो गया, जब ए खत्म तो बच गया क्या, KP बच गया, और R पे पावर 2 है, अब गुणे 3/2, 2 2 कट जाएगा तो R पे क्यूब बचेगा, यानी KP बटे R पे क्यूब। ये हम पढ़ाना था, चूंकि ये नेट कुल निकला है तो कुल किस पे निकला है, अक्ष पे, सॉरी निरक्ष पे, तो ई हमारा निरक्ष हो गया, मान निकल गया। ठीक, उसके बाद इस निरक्ष पे आज जो कल हमारा अक्ष पे आया था, इन दोनों में तुलना करेगा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सिद्ध कीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र का गुना होता है, यानी जो वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर जो वैद्युत क्षेत्र निकलता है वह वैद्युत क्षेत्र निरक्ष पे जो वैद्युत क्षेत्र निकलता है उसका दुगुना होता है। आराम से हमने निकाल दिया, ये अक्ष पे इतना होता है, 2 को लिख दिया, और ये जो हमारा मान होगा निरक्ष का है तो खर्च दुगुना निकल गया। अगर ये 4 नंबर या 5 नंबर आता है तो समझ जाइए इस पूरा कर्मकांड को करना इस क्वेश्चन में, अगर 1 नंबर 2 नंबर आएगा तो बस इतना ही करना रहेगा, हमारा कंप्लीट हो गया। कोई समस्या, मजा आया? उम्मीद है कि आज की वीडियो बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। अगर आपको ये समझ में आया, मजा आया, तो फटाफट वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब पे शेयर करिए, और आप खुद वीडियो को लाइक करिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो घंटे का निशान है उसे जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही इसका अगली वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचेगा और आप उस वीडियो में वंचित नहीं रहेंगे। ठीक है, फिर हाई बताओ ये वीडियो कैसा रहा, कमेंट्स नहीं कर रहे हैं आप लोग, कमेंट्स करने से हमको हौसला बढ़ता है, हिम्मत बढ़ती है नए वीडियो बनाने के लिए। अन्यथा देखिए ना, कुछ दिन से वीडियो बन नहीं रहा था क्योंकि आप कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करेंगे, क्या करिए यार। ऐसा नहीं कि लाइक करने से, कमेंट्स करने से हमको पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं, बल्कि हिम्मत, जुनून और हौसला मिलता है, ताकि हमें लगा कि हाँ यार इतना मेहनत कर रहे हैं। रात के कितने बज रहे हैं देखेंगे तो इसमें रात के 8:30 दिखा देते हैं आपको, आई होप आपको घड़ी दिख रहा होगा, इसमें 8:30 बज रहा है। ठीक, 8:30 बजे रात में, और इसके बाद आपका मैथ बचा है, केमिस्ट्री बचा है, इसका अगला भी पार्ट बनाएंगे, तो इसमें बहुत टाइम तक पूर्व हमको 11-12 बज जाते हैं यार। कभी तो समझा करिए, अगर हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपको लाइक कमेंट्स करने में क्या जाता है भाई। अगर कुछ बच्चों का शेयर करने से भला हो तो इसमें फायदा को नुकसान क्या है, फायदा सिवाय। ठीक है, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और फटाफट खुद सब्सक्राइब करिए और अपने सभी दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए, ताकि हम चाहते हैं इतनी रात में जितना भी मेहनत कर रहे हैं इस मेहनत हमारा सफल हो जाए। सफल कब होगा, जब इसको पढ़ करके आप बोर्ड में अच्छे नंबर आएंगे और आप अपने जीवन में सफल होंगे तो मेरी मेहनत भी सफल हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।